जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर में आपका आज के फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो आपके सामने नजर आ रहा है। अमेरिका में चुनाव हुआ है और उनके राष्ट्रपति बदली हुए हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस वहां पे राष्ट्रपति बन रहे हैं। यूरोप में जो उग्रवाद है और दहशतवाद है ये बढ़ रहा है। इसके सिवाय चाइना में अमन संकट है। पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था और मिलिट्री हालात ये खराब है। इसके साथ हमारे देश के अंदर काफी इम्पोर्टेंट घटना ये घट रही है जिसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर काफी असर पड़ता है। तो हम आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि जो पिछले हफ्ते में हुई है और इसके सिवाय आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अंतर्गत सुरक्षा की बातें जिसकी बात करें, जिसका हमारी देश की सुरक्षा मजबूत करने में काफी बड़ा योगदान है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कल 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और ये सैटेलाइट 9 अलग अलग देशों के थे, इंक्लूडिंग अमेरिका के। ये लो ऑर्बिट में लॉन्च किए गए। यानी कि इसरो ये एक हमारी देश की एक सक्सेस स्टोरी है। ये जो वैज्ञानिक है ये अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया की लोग सोचते हैं कि लो ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हम भारत का जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका इस्तेमाल करके इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है वहां से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। अच्छी बात है, अभिमान की बात है और इससे हमारी जो स्पेस लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है ये कम होती है, क्योंकि जो तंत्रज्ञान या जो टेक्नोलॉजी होता है इसका सबसे बड़ा फायदा सामान्य नागरिक और गरीब नागरिकों के लिए होना चाहिए, जो इसरो के कारण हो रहा है। अभी मैं कुछ तंत्रज्ञान जो हमारे देश में कुछ 2-3 सालों से अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसका देश को क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। पिछले 3 साल के अंदर 4.4 करोड़ फेक राशन कार्ड ये पकड़े गए। जब आप राशन कार्ड के ऊपर उसको लिंक करते हो आधार कार्ड के साथ, इतर डॉक्यूमेंट के साथ, जो फेक राशन कार्ड थे यानी कि जो फेक गरीब लोग सरकारी पैसे को लूट रहे थे, करप्शन या भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो अभी पकड़े गए हैं। 4.4 करोड़ लोगों का जो राशन कार्ड है ये फेक थे। इतना ही नहीं तो हजारों स्कूल्स हमारे देश में फेक थी, क्योंकि ये स्कूल सरकार से अलग अलग प्रकार का अनुदान लेती थी। तो इससे हमारे देश का पैसा बच रहा है। इसके सिवाय लाखों स्टूडेंट्स ये फेक थे, यानी कि झूठ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर सरकार स्कूल को अनुदान देता है, तो ये भी अभी बंद हो गया है। टीचर्स काफी फेक थे और उनकी सैलरी हमारे देश की खजाने से जा रही थी, वो अभी बच रही है। तो ये तंत्रज्ञान का इस्तेमाल देश की भले के लिए कैसा हो सकता है इसके अच्छे एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं तो हजारों कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज ये फेक थी, यानी कि कुछ भ्रष्ट लोग जिनका पैसा है जो एक भ्रष्टाचार का पैसे को, काला जो पैसा है उसको व्हाइट करने के लिए वो कुछ तरीके इस्तेमाल करते थे। एक फेक कंपनी बना दो, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक पॉलिटिशियन है, उनकी एकड़ 10-12 एकड़ के आसपास है, लेकिन उनका इनकम ये 600 करोड़ है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे वो समझ लीजिए कि अपने खेत में बो रहे हैं। ऑब्वियसली जो भ्रष्टाचार का पैसा है उसे व्हाइट करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।
तो तंत्रज्ञान की मदद से जब ये सब चीजें लिंकअप हो जाती है, तो अर्थात ये इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो कर नहीं पाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिसका देश के लिए फायदा तो होता ही है, और देश का जो पैसा है ये पैसा बचता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके सिवाय मैं आगे आता हूं कि काफी सारी एनजीओज थी कि जो 50,000 करोड़ टू 60,000 करोड़ इतना पैसा परदेश से लाती थी और हमारे देश में या तो उग्रवाद फैलाती थी या दहशतवाद फैलाती थी या एंटी डेवलपमेंट कोई भी चीज है तो उसको रोकना। उदाहरण के लिए बड़े डैम्स नहीं बांधने चाहिए, उदाहरण के लिए कोल का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अभी इनके ऊपर काफी कंट्रोल हो गया है, जो एक अच्छी बात है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करूंगा वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो महबूबा मुफ्ती जो जेल में थी उनको छोड़ने का आदेश दे दिया। इस छोड़ने के आदेश के बाद वो छोड़े गए। और अभी पिछले दिन से ये क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे वो महबूबा मुफ्ती का हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हो, तो ये स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि हम चाइना की मदद ले सकते हैं 370 को रिस्टोर करने के लिए। महबूबा मुफ्ती बोलती है कि जब तक 370 रिस्टोर ना किया जाए तब तक मैं जो इंडियन फ्लैग है इसको बिल्कुल नहीं देखूंगी। तो ये जो इस प्रकार के एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स ये पॉलिटिशियंस करते रहते हैं, तो इनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। आशा करते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन होगी। लेकिन कश्मीर में एक अच्छी बात भी यह है क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो है अपने लोगों के अंदर जाने के लिए भी डरते हैं। वो दहशतवादियों से इतने डरते हैं कि वो वहां अपने जो लोग हैं जिन्होंने उनको इलेक्शन में जिताया है उनके पास जाते ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती को बोलो कि अगर आपकी हिम्मत है तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जाके लोगों को मिलो। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, पानी है, सड़क है, बिजली है, राशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की और सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कोरोना का संकट चल रहा है, इसके ऊपर ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसके अंदर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पहले बोला था कि हम बिल्कुल किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता, तो इनको अभी थोड़ी सी अक्ल आ गई है और इन्होंने अभी बोला है कि कोई बात नहीं, अभी हम ये जो पोल है इस पोल के अंदर हम जरूर हिस्सा लेंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे लोगों को अपने जो जिनको वो इलेक्ट करना चाहते हैं इनको इलेक्ट करने के लिए उनको मौका मिलता है। तो ये इस प्रकार से पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सबको अलाउड है और उन्होंने ये करना ही चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा जो है वो मैं लेने वाला हूं कि लॉकडाउन के दौरान ये जो चीनी वायरस है इसने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। और मैंने इसके बाद काफी बार बोला है कि हमारी सभी असेंबलीज है इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि चाइना ने हमारा जितना नुकसान हुआ है ये लॉकडाउन के कारण या चाइनीज वायरस के कारण, इसका नुकसान भरपाई करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा होके इसे एक रिजोल्यूशन पास करके चाइना के ऊपर दबाव डालना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही झगड़ने में लगी हुई है और चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ उनकी क्या जिम्मेदारी है, या इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेशी का होता है उनके खिलाफ उनकी क्या जिम्मेदारी है, या दहशतवाद या उग्रवाद जो कुछ हद से फैल रहा है तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर, यहाँ पे उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ये बातचीत करने के लिए बिल्कुल ही तैयार
नहीं है। तो लोगों ने उनको पूछना चाहिए, भैया आप डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों को, तो जो हमारी सुरक्षा की बात है उसके बारे में बात करो कि आज तकरीबन 2-2.5 लाख बच्चे हर साल मिसिंग होते हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो वुमेन सिक्योरिटी है उसकी बहुत सारी चैलेंजेस है, जो उनके खिलाफ अत्याचार है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? लेकिन वो कुछ पॉजिटिव चीजें बोलना नहीं चाहते, वो केवल एजिटेशन की बात करते रहते हैं। मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से अपने पाँव पे ये लोग कुल्हाड़ी मारते हैं। अभी एक फार्म बिल पास हो गया जिसके अंदर फार्मर्स को उनका जो प्रोडक्शन है वो कहीं पर भी बेचने की इजाजत दी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि फार्मर्स को जब फार्मर्स 2 या 3 रुपए केजी के लिए प्याज बेचते हैं, तब वो पुणे या मुंबई जैसे बड़े सिटी में उसकी कीमत 30 या 40 रुपया होती है। तो ये पैसा कौन खा जाता है? बीच वाला। ये खा जाता है जो मिडिल मैन है, और फार्मर्स को भी नुकसान है, और जो कंज्यूमर्स यानी कि जो आम जनता है उनको भी नुकसान है। तो इसीलिए अभी फार्मर्स फैसला कर सकती है क्या वो सामान अपना मंडी में बेचे, या डायरेक्टली बेचे, या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचे, या जहां देना जो उनको ज्यादा कीमत देगा वहां पे उन्होंने बेचना चाहिए, जिससे कंज्यूमर का भी फायदा होगा। तो ये दुर्दैव से नहीं हो रहा था। तो मैं इसके ऊपर तो आज अभी बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल था। लेकिन मैं बात करने वाला हूं आज पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य कृषि प्रधान देश है, राज्य है। वहां पे काफी सारी फसल की पैदावार होती है। तो पिछले 40 दिन से पंजाब के कुछ एनजीओज है, उन्होंने जो रेलवे ट्रैक्स पंजाब में जाते हैं उसे उसके ऊपर उन्होंने धरना देके वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये फार्म बिल को निकाला जाए। अभी इनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप उस रेलवे लाइन के ऊपर बैठ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है पंजाब के लोगों का, कि जो उनकी वाहतुक है वो नहीं हो सकती। आज पंजाब में कोल यानी कि कोळसा, इनकी मदद से पावर जनरेशन होती है। अभी ये जो पावर जनरेशन करने वाले जो पावर प्लांट्स है उसके लिए कोळसा ही नहीं है, क्योंकि वो कोळसा या कोल है या कोयला है, ये आता है रेलवे से। तो नुकसान किसका हो रहा है? आम पंजाबी जनता का हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में काफी बार बोला है कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी एनजीओ है, किसी भी आदमी है, उससे प्रोटेस्ट करने का अधिकार जरूर है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक वे से, वो पॉजिटिव वे से। अगर आप रास्ता बंद करके रखे, अगर आप रेलवे बंद करके रखे, तो इसका नुकसान वहां की जो आम जनता है उनको हो रहा है। और इससे अभी पंजाब में अलग अलग जो इम्पोर्टेंट गुड्स है वो जा नहीं पा रहे हैं। पंजाब में अभी मंडी में जो अनाज आ रहा है वो पंजाब के बाहर नहीं पा रहा है। यानी कि इस रेल रोको एजिटेशन जो पंजाब में चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये पंजाब के लोगों का हो रहा है। एक और महत्व की खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि चाइना के साथ जो तनाव की परिस्थिति है इसमें बदलाव नहीं होगा, ये तनाव चलता रहेगा। मैंने पहले भी बोला था कि ये जो तनाव है ये काफी दिन से चल रहा, काफी सालों से चल रहा है, और काफी साल ये चलता रहेगा। तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। तो इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में ये हमें एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, कि क्योंकि ये जल्दी खत्म होने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। तो क्या कब ये क्लैश खत्म होगा कोई नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब क्या है? जब जनरल रावत बोलते हैं, वो सेना के सीनियर मोस्ट आदमी है, तो ऑब्वियसली उनका कहना जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो शस्त्र सिद्धता है, हमारे जो आर्म फोर्सेस का जो मॉडर्नाइजेशन है, हमारे जो रास्ते बनाना वगैरह है, ये हमने तेजी के साथ आगे करते रहना चाहिए। लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि हमारे लोग टैक्सेस पे नहीं करते हैं,
बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो सरकार के पास उत्पन्न का साधन नहीं होता है। तो इसीलिए जिसका भी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में है, उनसे निवेदन है कि कृपया आप अपने टैक्सेस पे करिए। अभी कुछ लोग हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े-बड़े उनके मकान होते हैं, 4 मकान, 5 मकान, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा है, लेकिन क्या वो टैक्सेस भर रहे हैं? उसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं भरते। आज ये माना जाता है कि 130 कोटि का जो देश है हमारा, उसमें से कम 30 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स ये भरना चाहिए, लेकिन केवल 5 करोड़ जनता जो है वो इनकम टैक्स भरती है। तो बाकी के जो 20 करोड़ है ऑब्वियसली अपना टैक्स नहीं भरती है, जिससे नुकसान जो है वो देश का होता है, और हम हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है, देश को और सुरक्षित बनाना है, इसे ठीक नहीं कर पाते। अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना या चाइनीज वायरस का जो प्रकोप है अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कुछ राज्यों ने अच्छा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आने वाले दिवाली के अंदर जो क्रैकर्स है, यानी कि जो फटाके है, वो हम नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बंदी लगाई हुई है। बंदी इसलिए लगाई हुई है क्योंकि इससे हवा पोल्यूट होती है, जिससे जो जो लोग पहले ही बीमार है अलग अलग कारणों से, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये सभी लोगों ने क्या अपनी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का सोचना चाहिए, अपनी देश की सिक्योरिटी का सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा आह्वान है। और कोरोना के अंदर खास तो अगर हवा और अशुद्ध हो जाती है, तो प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ने वाली है। तो मुझे भरोसा है कि जिस स्टेट्स के अंदर ये इस प्रकार का मतलब बैन फटाके के ऊपर, क्रैकर्स के ऊपर नहीं लगाया है, ये भी लोग जो है वो क्रैकर्स को बर्स्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो नुकसान है वो आम जनता का होता है, सीनियर सिटीजन का होता है, बच्चों का होता है। अगर आप आज की ही बात देखें, तो आज दिल्ली, आप में से कुछ अगर दिल्ली में रहते होंगे तो उनको शायद उनको तो पता ही होगा, दिल्ली के अंदर हवा जो है इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि मॉर्निंग वॉक जाने के लिए बंदी लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हवा को शुद्ध करो। अभी सुप्रीम कोर्ट को पूछा जाए, भैया हवा को शुद्ध कैसे करेंगे, हवा अशुद्ध क्यों होती है, उसके बाद बारे में हजारों बातें रही गई है, और हवा शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है जो ऑर्डर्स है उसका। तो इसलिए ये हवा अशुद्ध होती रहती है। तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे? ये माना जाता है कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है, ये एक गैस चेंबर है, और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका अभी पराभव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बोला था कि फिल द एयर ऑफ दिल्ली, और ये सच है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये जो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी हमारे सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा अंग है, तो इसके अंदर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया कि अभी गुरखा रेजिमेंट के अंदर, जो इंडियन आर्मी की जो गुरखा रेजिमेंट है, उसमें आम तौर पे सिर्फ गुरखास ही अंदर आते थे। तो दो प्रकार के गुरखास वहां पे होते थे। एक तो गुरखास जो इंडिया में सेटल हुए हैं, तकरीबन 70-80 नेपालीज या हमारे देश में अलग अलग जगह पे सेटल हुए हैं, और दूसरे गुरखास जिनका डोमिसाइल ये नेपाल है। अभी ये फैसला लिया गया है कि गुरखा रेजिमेंट में जो हमारे हिल स्टेट्स है, यानी कि उत्तराखंड में गढ़वालीज हिल्स में रहते हैं, कुमाऊनीज हिल्स में रहते हैं, काफी सारी जमात है कि जो हिल एरिया में रहते हैं, तो इनको भी इसमें प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे देश में युवकों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो शायद हमने हमारी तरफ, हमारे लोगों की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले फॉरेन मिनिस्टर जो नेपाल के थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो नेपाली गुरखा है वो इंडियन आर्मी में नहीं जाने चाहिए। उनको इतना अक्ल नहीं है कि इससे नुकसान उनका ही होने वाला है। आज 70 लाख रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन नेपाल में है, जिन्होंने इंडियन आर्मी में काम किया था, जिनको पूरी लाइफ के लिए पेंशन मिलती है,
लेकिन उनको ये इतना समझ में नहीं आता, अगर वो नहीं भेजना चाहते, लेकिन उनका कहने के साथ वहाँ के आम लोग बिल्कुल ही सहमत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं है, तो वो इंडियन आर्मी में हमेशा आना चाहते हैं और उनको आने भी देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे सोल्जर्स भी होते हैं। और इतना ही नहीं, तो जब वो रिटायर होते हैं, तो वो हमारे कान और आँख ये नेपाल में भी होते हैं। एक इस प्रकार का भी प्रपोज़ल अभी सामने आ रहा है कि और कुछ जो आजू-बाजू के देश है, क्या उनको हम हमारे देश की सेना में कुछ हद तक एंट्री करने दे सकते हैं? ख़ास तो भूटान है कि अगर उनके कुछ लोग यहाँ पे आ जाए, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर मिलिटरीली ट्रेन्ड जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, या श्रीलंका है, या कुछ और देश लीजिए म्यांमार है, तो इनका फ़ायदा काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। इसके बाद आज 8 नवंबर है और 20 अक्टूबर को 1962 का चाइना इंडो चाइना वॉर ये शुरू हुआ था और ये 20 नवंबर तक चला था। यानी कि जब अभी हम बात कर रहे हैं, यही समय था जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था। और 1 महीना और इस लड़ाई के अंदर एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, इसके बारे में तो मैंने आपसे बात की थी काफ़ी बार, लेकिन मैं आज 1-2 लोगों के बारे में बातचीत करने वाला हूं कि जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर बहुत ही ज्यादा पराक्रम दिखाया था। ये लोग कौन थे? जो परमवीर चक्र विजेते थे 1962 के अंदर, उसमें से एक थे मेजर धन सिंह थापा। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में महापराक्रम किया था। और दूसरे थे जिनका नाम था मेजर होशियार सिंह, जो रेजांगला में लड़ाई हुई, जहां पे 4 कुमाऊं की एक कंपनी ने 5,000 चाइनीज को आने से रोका, तो वहां पर भी महापराक्रम हुआ। और वहां पे वहां की कहानी है कि वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हो गई, तो 4-5 महीने उस इलाके में कोई नहीं जा पाया। और जब 4-5 महीने के बाद जब बर्फ बंद हो गई, जब हमारे फौज उस इलाके में गई, तो उनको नजर आया कि जो कुमाऊं के जो 100 लोग थे, इन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया था। हर एक अपने अपने ट्रेंच में, अपने अपने बंकर में मारा गया था। और उनके सामने हजारों चाइनीज के जो बॉडीज थी वो पड़ी थी। खैर, हमने बाद में ये जो बॉडीज थी उनको हमने चाइना को वापस कर दिया। लेकिन ये रेजांगला की लड़ाई एक बहुत ही कामयाब लड़ाई है। और इसके अंदर ही जब लास्ट टाइम मैंने बातचीत की थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो गलवान की लड़ाई है, इसके अंदर भी 16 बिहार के ट्रुप्स ने महापराक्रम किया था। और इतिहास में पहली बार 1978 के बाद 100 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स इस लड़ाई में मारे गए। तो इन सोल्जर्स को भी हमने सल्यूट करना चाहिए। यही समय है कि 27 अक्टूबर को 1947 के अंदर देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार जो हमारी सेना है, इन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए प्रवेश किया कश्मीर के अंदर। और वो बाय एयर लैंड हो गए थे कश्मीर वैली के अंदर। और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार का महापराक्रम किया, ये आपके सभी के सामने है। तो ये जो लोग थे, एक सिख के थे मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको इस लड़ाई में परमवीर चक्र से गौरव किया गया। और मैं 2-3 मिनट के लिए 1947 में लद्दाख में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बात करूंगा। लद्दाख जो बचाया गया, उसके हीरोज थे मेजर जनरल थिमैया, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, एयर कमोडर मेहर सिंह, जो एयरफोर्स के वहां के चीफ थे, कर्नल परब, जो बाद में गैरिसन कमांडर और गुरखा राइफल बटालियन जो वहां पे गई थी उसके थे, मेजर रिंचन, जिनको बाद में महावीर चक्र 2 बार मिला था। तो इसकी स्टोरी में शॉर्ट में आपको समय के कमी के कारण बोलने की कोशिश करूंगा। जब ये पाकिस्तानी आर्मी ने लद्दाख में आना शुरू कर दिया, हमारी वहां पे कोई फौज नहीं थी। तो जनरल थिमैया ने एयरफोर्स के जो उनके साथ जो सहकारी थे,
एयर कमोडोर मेहर सिंह को पूछा कि भाई आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करना चाहिए और फौज को यहाँ से उठा के लेह में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर बाय वहां पे रोड तो कोई ठीक नहीं है, रोड से जाते तो 8 9 10 दिन लग जाते, तो एयर से जाना ही चाहिए। तो मेहर सिंह ने बोला कि एयर से जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको जो जोजिला पास है उसे पास करना पड़ेगा, उसकी ऊंची 11-12 हजार फीट है, और हमारे जो फॉकर एयरक्राफ्ट उस समय थे, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, वो एयर प्रेशर के इसके अंदर वो नहीं थे, यानी कि वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट थे कि जो बिल्कुल ही मतलब ऊपर नहीं उड़ सकते थे, क्योंकि एयर प्रेशर नहीं है, तो ऑब्वियसली इतने ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर आप नहीं जा पाते। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल मिशन है, ये नहीं हो सकता। इसके सिवाय जो लेह का एरिया है, वहां पे कोई एयरफील्ड ही नहीं था कि जहां पे विमान उतरे। वहां पे एक मॉडिफाइड कच्ची जो पट्टी थी, हवाई पट्टी, वो तैयार की गई थी, तो ये इम्पॉसिबल था। तो जनरल थिमैया ने बोला कि अगर वो इम्पॉसिबल है तो हम इसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बोला कि जो पहला विमान जाएगा लेह के अंदर, उसके साथ मैं खुद बैठ के जाऊंगा, क्योंकि इससे मतलब जो डेंजर मेरे ट्रुप्स को है, जो डेंजर एयरफोर्स को है, जो डेंजर और किसी को है, ये सब मैं खुद उसको देखूंगा मेरे आंख से। तो जब मेहर सिंह ने ये सुना तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर आप इतने ब्रेवरी कर रहे हैं तो इस विमान का जो नेतृत्व है ये मैं खुद करूंगा। और उन्होंने वो इसको ड्राइव किया, उसके बाद इतिहास बना। वो एयरक्राफ्ट वहां पे एक कच्चे जमीन के ऊपर लैंड हो गया। जब वहां के लोगों ने ये विमान वहां पे लैंड हुए देखा, तो उन्होंने जिंदगी में ये पहली बार इस प्रकार का विमान देखा था। और उन्होंने शायद सोचा कि कोई ये हवा में उड़ने वाला घोड़ा है, हॉर्स है, घोड़ा है, तो इसे अभी ये भूख लगी होगी, क्योंकि काफी उड़ के आया हुआ है। तो उन्होंने जो उस इलाके में जो घास था, ग्रास था, वो विमान को खाने को देने के लिए वो वहां पे पहुंच गए। बहुत सी फेमस ऐतिहासिक फोटोग्राफ अवेलेबल है कि जहां के लोग जो एयरक्राफ्ट का जो नोज है, जो सामने वाला हिस्सा है, उसे घास खाने के लिए दे रहे हैं। तो उसके बाद गुरखा राइफल वहां पे पहुंची और बाकी सेना वहां पे पहुंची। कर्नल परब इनके नेतृत्व करने वाले थे। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। रिंचन ने बहुत पराक्रम किया, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के खरदुंगला भाग से भी सेना भेजी गई, और लद्दाख वहां पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचा। तो वो जो हीरो थे, जनरल थिमैया, और उसके बाद मेहर सिंह, उसके बाद कर्नल परब, इसके साथ रिंचन, कि जिन्होंने ये लद्दाख को बचाया। तो इन सब को हमने सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित रखा हुआ है। 1962 के एक ही लड़ाई की मैं बात करूंगा, वॉलोंग की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की लड़ाई, जहां पे वो लड़ाई इतनी अच्छी तरह से लड़ी गई कि चाइनीज हिस्ट्री के अंदर भी इसका मेंशन है। इसके बाद मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि एक तो कुछ हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, वो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कल अपने फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज दी हुई है कि हिजबुल मुजाहिद का जो नया चीफ बना है, क्योंकि पुराना चीफ ये दहशतवादी अभियान में मारा गया, तो उसका उन्होंने उसका पूरा इतिहास दिया है कि ये एमफिल कैसे कर रहा था, इसका नाम कैसे है, किस गांव का रहने वाला है। अभी ये समझ में नहीं आता कि ये न्यूज़पेपर्स को कुछ अकल है भी क्या? ये दहशतवादियों की इस प्रकार से उनको पब्लिसिटी देना, वो भी बड़े पेज नंबर 1 के अंदर, क्या ये सही है? इसके उसका पूरा हिस्ट्री उन्होंने दिया हुआ है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो दहशतवादी बना है कितना ग्रेट है। लेकिन जब सोल्जर्स हमारे मार्टियर होते हैं, जब अपने वो जान देते हैं, तो एंड वन सोल्जर किल्ड, इस प्रकार की न्यूज ये न्यूज़पेपर्स देते रहते हैं। तो इनको हमने पूछना चाहिए कि कोई आपको देश-विमान नाम की कोई चीज है? कोई भी मुझे इतर देश दिखा दीजिए
जहां पे जो दहशतवादी है उनको पेज नंबर 1 के ऊपर पब्लिसिटी, और जो सोल्जर्स है उनका नाम भी नहीं देना। तो इन न्यूज़पेपर्स को ये पूछने की जरूरत है, क्योंकि काफी साल पहले बोला गया था, नेपोलियन जो एक बड़े सेनापति थे, उन्होंने बोला था कि जो उल्टे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उल्टी सुल्टी बात करते हैं, वो 10,000 जो सोल्जर्स है उससे ज्यादा ताकतवान होते हैं। अभी हम आते हैं, यूएसए में इलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर यूएसए में इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का पराभव हुआ है, और जो बाइडन ये प्राइम मिनिस्टर बने, ये प्रेसिडेंट बने हैं, और कमला हैरिस जो भारतीय मूल निवासी है, नागरिक, वो वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है, और शायद ओथ टेकिंग अभी इन अ शॉर्ट वाइल ये हो ही जाएगा। तो इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण अभी हम करेंगे। क्या ये डेमोक्रेटिक पार्टी के है, लेकिन जो संसद है उसमें रिपब्लिकन पार्टी का अभी भी मेजोरिटी होगा। तो अमेरिका में एक बड़ी बात है कि वहां पे जो पर्सनैलिटीज होती है वो उसके ऊपर देश की पॉलिसीज नहीं एक्सेप्टेड, नहीं डिसाइड की जाती, लेकिन उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो काफी रिसर्च करती है, काफी संशोधन करती है, और देश के भले के लिए क्या है ये इसका रिकमेंडेशंस तैयार करती है, और वो उनकी जो नेशनल पॉलिसीज होती है वो उनकी नेशनल पॉलिसीज होती है। तो क्या इनकी नेशनल पॉलिसीज बदली होगी? तो शॉर्ट आंसर है कि बिल्कुल नहीं। इनकी इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथ है वो काफी है, और जो पॉलिसीज है वो इंटेलिजेंस कोर की पॉलिसीज, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, या उनकी जो परराष्ट्र मंत्रालय है उसकी चाइना के बारे में पॉलिसीज, या उनकी और होमलैंड सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट है उनकी पॉलिसीज, इसमें कोई बड़ा फर्क होने की उम्मीद नहीं है। बल्कि जो अभी अमेरिका और हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा हुआ है, और 7-8 दिन पहले ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके होम मिनिस्टर हमारे देश में आए थे, और उन्होंने बहुत सारी एग्रीमेंट साइन की है, जिसका मतलब है कि वो हमारे से सैटेलाइट की मदद से जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होता है वो हमारे से शेयर करेंगे, इतर गुप्तहर बातमी जो होती है वो शेयर करेंगे, सामरिक इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, हमारी शस्त्रों को मॉडर्नाइज करने के लिए मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कुछ होने की उम्मीद है। तो इसमें किसी में कुछ कोई चीज कम लगता नहीं है कि कोई चीज इसमें कम हो सकती है। ये छवि जो इंडिया के लिए फेवरेबल है वो फेवरेबल ही रहेगी, क्योंकि इसका कारण यह है कि अमेरिका को यह समझ में आया है कि उनका नंबर 1 शत्रु अभी चाइना है, और चाइना उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्टील कर रहा है, पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है। जैसे उसने लद्दाख में दादागिरी करने की कोशिश की, उसी प्रकार की दादागिरी साउथ चाइना समुद्र के अंदर हांगकांग के लोगों के खिलाफ, इसके सिवाय ताइवान के ऊपर, या अलग अलग जगह के ऊपर ये कर रहे हैं। तो इसलिए अभी यूएसए की पॉलिसी जो अभी है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का ये जो राइज हो रहा है, बहुत ही वायलेंट राइज, इसे कैसे रोका जाए। तो इसलिए चाइना को कंट्रोल करना, चाइना की ताकत को कम करना, यही उनका आने वाले दिनों में बड़ा ये रहेगा। तो इसलिए हमें कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और अच्छी चीजें होने की उम्मीद जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत काफी करते थे कि चाइना को मैं ये करूंगा, चाइना को मैं वो करूंगा, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई करनी है, जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का जो समय आता था, तो वो ज्यादा नहीं होता था, यानी कि बातचीत ज्यादा और इम्प्लीमेंटेशन कम। लेकिन ये माना जाता है कि जो बाइडन शायद इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा करेंगे, वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो, चाइना के ऊपर लगे हुए टैरिफ हो वगैरह, इसके अंदर कुछ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। अभी अमेरिका का रिलेशंस यूरोप के साथ बहुत ही बिगड़ा हुआ था, और आपको पता है अमेरिका और यूरोप ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट
फ्रेंड्स थे पूरी दुनिया में, और दोनों को बाइंड किया हुआ एक एग्रीमेंट था, मिलिट्री एग्रीमेंट, जिसे हम नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मानते हैं। दुनिया का यह सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है जो सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे इतना झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वो मिलिट्री अलायंस बिल्कुल ही बंद पड़ गया। तो इसलिए अभी अभी जो बाइडेन है वो काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो वो यूरोप से अपना अच्छा रिश्ता ये करेंगे, जिससे जो यूरोप उनके साथ फिर आ जाएगा, जिससे जो एकत्रित कार्रवाई करनी है चाइना के खिलाफ, इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। आज यूरोप के सामने उग्रवाद का, इलीगल माइग्रेशन का और दहशतवाद का संकट मंडरा रहा है। फ्रांस में क्या हुआ ये आपको पता है, यूरोप के और देशों में क्या हो रहा है इसके बारे में पता है। तो इसके खिलाफ जो दहशतवाद है उसके खिलाफ यूरोप अभी इकट्ठा होने की जरूरत है, कि जो होने की उम्मीद बढ़ेगी जो बाइडेन जो है वो आने के बाद। इतना ही नहीं, तो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर भी जो इनकी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ये थी कि वो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी था कि वो अमेरिका के जो सोल्जर्स है वहां से वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बाइडेन है वो इससे एग्री नहीं करते हैं, इसलिए अमेरिका की फौज वहां पे और ज्यादा देर रहने की उम्मीद है। तो इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? इसका हमारे ऊपर असर ये होता है कि जो तालिबान, जो अगर अमेरिका चली जाती है तो तालिबान को ताकत मिलेगी और तालिबान वहां पे सत्ता में आएगा, जिससे हजारों तालिबानी दहशतवादी बन के कश्मीर में घुसाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। तो इसमें ये नहीं होगा और ये लड़ाई वहां पे चलती रहेगी। दूसरी चीज, अमेरिका ने एक अलग ही टैक्टिक्स वहां पे अपनाई है। उन्होंने वहां पे जो लड़ाई है वो पूरी प्राइवेट कर दी है। प्राइवेट कर दी है मतलब लड़ने के बहुत सारे काम अभी प्राइवेट कंपनीज कर रही है। अगर हम हमारी देश का एग्जाम्पल ले तो आजकल जितनी हाउसिंग सोसाइटीज होती है वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो काम करते हैं। इसको आपने देखा होगा, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो अमेरिका ने जो काम उनकी सेना ने करना चाहिए वो काम प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू कर दिया है, और ये काफी साल से चल रहा है। लेकिन अभी इसमें अभी काफी तेजी आई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिकन अगर उनके खुद के लोग लड़ाई में मारे जाए तो वो डरते हैं, क्योंकि उससे वहां के जो कॉमन सिटीजन है वो पूछेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे हस्बैंड वहां पे क्यों मारे जा रहे हैं। तो ये काम प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है। अभी प्राइवेट कंपनीज ब्लैक वाटर है, गोल्ड वाटर है, अलग अलग कंपनीज है। ये क्या काम करती है? जैसे कि अब हमारी फौज की एग्जांपल ली जाए तो हमारी डॉक्टर्स ये हमारे आर्मी मेडिकल कोर के होते, वहां पे नहीं, वहां पे प्राइवेट डॉक्टर्स लाए जाते हैं। वहां पे गाड़ियों की रिपेयर हमारी फौज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि फौज की ब्रांच ही करती है, वहां पे वैसा नहीं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। चलो सर्विसेज तो कुछ हद तक प्राइवेटाइज की जा सकती है, जो इंडियन आर्मी ने भी की हुई है बड़े बड़े शहरों के अंदर। लेकिन जो सोल्जर्स के काम है, यानी कि सर्वेलेंस यानी कि टिहाई करना, शत्रु के ऊपर निगरानी करना, ये काम भी इनको दिया हुआ है। या इसके सिवा इतना ही नहीं तो आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी होगी, और कुछ दिन पहले ही जो ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड थे सीन कॉनरी, इनका निधन हो गया ओल्ड एज के कारण। तो ये क्या करते थे, ये 007 एजेंट थे, और उन्हें कोई जो देश का बड़ा दुश्मन है कहीं प्रदेश में है वहां पे जाके उनको मारने का काम मिलता था, जो वो अच्छी तरह से करते थे। और क्योंकि एक बड़ा लीडर मारा गया तो शत्रु की क्षमता जो है ये काफी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो प्राइवेट कंपनीज है उनको काम दिया है कि तालिबान का ये नेता इसको मारो, मतलब जो बड़ी बड़े लीडर्स है इनको मारने का भी काम, जैसे हमारे मुंबई की भाषा में सुपारी देना बोलते हैं, तो इस प्रकार की सुपारी देने का काम ये प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, जिससे वो उससे ट्रैक करते हैं, वो उनके पीछे लगते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, और जब मौका मिलेगा तो उनको मारते हैं। तो ये भी काम करते हैं।
इतना ही नहीं तो हेलीकॉप्टर से उड़ाना, जहां से कैजुअलिटी को पीछे जाना, ये भी प्राइवेट कंपनी उड़ा रही है। जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को कंट्रोल करने का काम भी इन्हें दिया जाता है। यानी कि काफी सारे सोल्जर्स के काम जो एक्चुअली सोल्जर्स करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज करते हैं। लेकिन अर्थात देखने वाली बात यह है कि प्राइवेट कंपनी में भी जो काम करने वाले होते हैं वो रिटायर्ड सोल्जर्स ही होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पे के ऊपर नहीं। अगर वो मारे जाते हैं, अगर वो मिसिंग हो जाते हैं, अगर वो किडनैप हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपना हाथ उठा लेती है कि भैया हमने आपको पैसा दिया था, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए अमेरिका में जो बॉडी बैग्स की जो डर रहता है उनके लोगों को, उनकी सरकार को, वो उससे वो बच पाते हैं। लेकिन फिर भी जो बाइडेन का भी फैसला होगा कि अफगानिस्तान में शायद अमेरिकन फौज ज्यादा देर तक रहेगी, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। एक हमारे लिए और इम्पोर्टेंट चीज है कि अमेरिका अभी ईरान के साथ इनका रिश्ता जो है वो कैसा रहेगा, क्योंकि ईरान से हमें ऑयल मिलता था जिसकी कीमत थोड़ी सस्ती थी, क्योंकि ईरान का हमारे से लोकेशन काफी पास में है। लेकिन इसलिए कि ईरान के ऊपर आर्थिक निर्बंध लगाए तो अमेरिका ने हमें वहां से ऑयल लाने के लिए रोका है। तो शायद ये जो हमारे ऊपर थोड़ा सा अन्याय हो रहा था, शायद इसमें इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। इसके सिवाय ईरान का एक पोर्ट है चाबार, जिसे हम डेवलप कर रहे थे। तो वो उसका भी जो डेवलपमेंट है वो बंद होने का डर लगा था। लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा एक रास्ता हो जाता है अफगानिस्तान में जाने के लिए, वो रास्ता हो जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे जाने के लिए। तो शायद वहां पर अमेरिका की जो पॉलिसी होगी वो अच्छी होगी, तो ये हमारे लिए एक फायदा हो जाएगा। अमेरिका की जो पॉलिसी चाइना के खिलाफ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ ही रहेगी, और चाइना के साथ कोई मतलब उनका समझौता होने की उम्मीद ये बिल्कुल ही कम है। लेकिन कुछ जो उनके खुद के इंटरनल इश्यूज है, शायद उसके ऊपर उनकी पॉलिसीज उनके देश के लिए जो अच्छा है उस प्रकार की रहेगी। क्योंकि काफी सारे इंडियंस हैं, वो सोचते हैं कि हमें ज्यादा फ्रीली जाने का मौका मिलना चाहिए अमेरिका का। शायद वो नहीं होगा, क्योंकि हर एक जो देश है वो अपने नागरिकों की भली सोचता है। वो सोचता है कि अगर इंडियन अमेरिका में आके पहुंच जाते हैं तो वो अमेरिकन के जॉब ले जाते हैं, और अमेरिकन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बढ़ता है। तो शायद ये जो इस प्रकार की जो एंट्री है उसमें तकलीफ कोई कम होने की उम्मीद नहीं है। तो शायद इंडियंस को दूसरे देशों में ही जाना पड़ेगा जो देश के बाहर जाके रहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कनाडा है, वहाँ पे 5 लाख स्किल्ड लेबर को वो अंदर अलाउ करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अलाउड कर रहा है, और यूरोप में भी लोगों उन्होंने इंडियंस प्रेफर करते हैं। जापान के अंदर भी वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियंस ये काफी अच्छा काम करते हैं। जहां जहां इंडियंस भारत के बाहर जाते हैं वहां पे उनका काम बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने उस देश की सोसाइटी को डेवलप करने में काफी सारा हाथ बार लगाया है। और इसी अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर भी मेरे अंदाज से 17 या 18 जो भारतीय है वो अमेरिका के इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन जीते हुए हैं। तो उनके ऊपर तो हम थोड़ी सी बात करेंगे जब हम कमला हैरिस के बारे में बात करेंगे। तो इसके सिवाय कुछ लोग सोचते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर शायद अमेरिका हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी आज आपको पता है कि 70% जो पावर जनरेशन है वो कोल से होती है, कोयले से होती है। इसे डर्टी एनर्जी बोला जाता है क्योंकि इससे पोल्यूशन काफी होता है। लेकिन ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो शायद उसके ऊपर जैसे कार्बन का जो फुटप्रिंट है कम करने के लिए वो हमारे पे प्रेशर डालेंगे, लेकिन वो डालने की जरूरत नहीं है। हमारे देश को वैसे ही पता है, और हमने जो हमारे लिए टारगेट्स रखे हुए हैं कि नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो वो हम उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी के ऊपर हमारे देश में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। विंड एनर्जी के ऊपर भी काफी अच्छा काम हुआ है। और जो टारगेट्स
हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए थे, हम उससे आगे निकल गए हैं। तो हमारा क्लीन एनर्जी की तरफ जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन कुछ एनजीओज है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है जिसे क्लीन माना जाता है, इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने की थोड़ी सी जरूरत है। और हाइडल प्रोजेक्ट को, जब कोई हाइडल प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, तो कुछ एनजीओ जाके वहां पे उल्टा टांग डाल देते हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे सबसे ज्यादा अच्छी जो हाइडल पावर जनरेशन है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, खास तो अरुणाचल प्रदेश, वहां पे इतना पानी है कि वहां पे ये हो सकता है। लेकिन कुछ एनजीओ लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसे जरूर रोकना चाहिए। तो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी मैं आता हूं कमला हैरिस के ऊपर, कि जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है। अच्छी भी बात है और ना अच्छी भी बात है। एक इंडियन वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बना, ये बहुत ही अच्छी बात है। जहां जहां इंडियंस बाहर जाते हैं, वहां पे उन्होंने उस सोसाइटी में अच्छा काम करके वो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर जा रहे। आज आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक इंडियन है, और शायद आगे आने वाले दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। कनाडा में भी जो उनका कैबिनेट है, उसमें 4 जो लोग हैं वो इंडियंस है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो देश के लिए अच्छी बात है, जो हमारी देश की जो सॉफ्ट पावर है, इसका एक प्रतीक है। लेकिन कमला हैरिस की थोड़ी सी पर्सनालिटी हमारे देश के लिहाज से थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। इन्होंने जब उनको पूछा गया था, तो हमारा जो आर्टिकल 370 को हमने निकाल दिया था, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि आपने ये क्यों निकाला, या जो हमने इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन को रोकने के लिए हमने जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात की थी, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो बात है, वो हमारे पार्लियामेंट ने की थी, तो उसके ऊपर भी उनको काफी शक था। तो ये तो अभी जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, तो इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा? क्या उनकी पॉलिसीज वैसे ही रहेगी, या पॉलिसीज बदली होती रहेगी? इसके बारे में तो अभी कमेंट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, आशा करते हैं कि उनकी पॉलिसीज हमारी देश की जो पॉलिसीज है उसके लिए सपोर्टिव होगी। और उनको हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली बात बतानी पड़ेगी कि भैया, ये जो कानून और कायदे पास हुए हैं, हमारे देश के पार्लियामेंट ने विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये पास किए हुए हैं। आपको इस प्रकार के कायदों के ऊपर बातचीत करने का कोई हक नहीं है। अगर आप इसके ऊपर बातचीत करेंगे, तो हम भी बात कर सकते हैं कि हमारे ज्यादा इंडियंस को ग्रीन वीजा दो, ग्रीन कार्ड दो, उनको अंदर आने दो, उनको उनके ऊपर आप क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आने आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बाइडन है, उनकी उम्र 77 ईयर्स है, और शायद एक ही टर्म वो प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ये 2 टर्म के लिए होते हैं। लेकिन वो शायद एक ही टर्म के लिए रहेंगे, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट का जो चांस है, वो कमला हैरिस को मिलने की उम्मीद है। तो अगर ऐसी बात होती है, तो वो प्रेसिडेंट बन सकती है, अच्छी बात है। लेकिन उनकी पॉलिसीज हमारे लिए, खास तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय हित है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये क्या होगी, ये आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन इतना सही कि कुछ भी हो, हमें किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमारे जो राष्ट्रीय हित है, इसे हमें बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, और इसके हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी ही पड़ेगी। तो ये कमला या अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दोनों को कॉम्प्लीमेंट किया है, कमला हैरिस को और जो बाइडन को। तो आशा करते हैं कि जो एक दो कुछ मुद्दे जो जिसके ऊपर कुछ डिबेट हो सकता है, वो भी वो हमारे साथ रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं अगले 4-5 मिनट में रुकने वाला हूं। तो 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो चाइना की कोशिश है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पे इंसर्जेंसी को बढ़ाने की, उससे उनको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिल रहे है। इसलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि म्यांमार के अंदर जो हम वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसे खास तो कलादान प्रोजेक्ट बोला जाता है, वहां पे वो
अराकान आर्मी नाम का एक इंसर्जेंट ग्रुप जो म्यांमार में है, इसका इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद ये जो लड़ाई है हमें चाइना के खिलाफ ले जानी पड़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि शिनजियांग प्रांत जो चाइना का है, जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, 2 करोड़ है, जिसमें से 30-40 लाख उइगर मुस्लिम्स आज चाइना के जेल के अंदर है। तो उनका एक मूवमेंट है जिसका नाम है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान, ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट। आई का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है मतलब क्या है, लेकिन ये एक संस्था है कि जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इसके अगेंस्ट बातचीत करती है। तो इसे अभी अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे ये जो ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन जो होता है शिनजियांग के अंदर, इसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से नजर रख पाएगी। तो आज मैं यही रोक के अभी रुकने वाला हूं कि चाइना के भी काफी सारे वीक पॉइंट्स है। चाइनीज सोल्जर्स आर नॉट 7.5 फीट टॉल। चाइना का वीक पॉइंट नंबर 1 है तिब्बत। चाइना का वीक पॉइंट नंबर 2 है शिनजियांग। चाइना का वीक पॉइंट नंबर 3 है इनर मंगोलिया। चाइना का वीक पॉइंट नंबर 4 है उनके खुद के लोग। आज मैं चाइना का एक और अलग वीक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि जिसके ऊपर हमारी मीडिया में बिल्कुल बातचीत नहीं है हुई है, वो है चाइना का फूड सिक्योरिटी। चाइना में आज जो अन्न धान्य है, इसकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई है और उसका शॉर्टेज हो रहा है। 2-3 महीने पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की शिन जिनपिंग, जो चाइना के पंतप्रधान है। उन्होंने जब लोगों से बात की तब उन्होंने बोला कि हम एक ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट ये लॉन्च करने वाले हैं। एम्प्टी प्लेट का मतलब है कि आपके प्लेट के अंदर जो अनाज जो आपने चीजें रखी हुई है वो पूरी खानी चाहिए और खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उसके अगले महीने महीने में उन्होंने बोला कि नया ऑपरेशन है क्लीन योर प्लेट, यानी कि जो आपका प्लेट होता है उसमें आपने कोई भी चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न धान्य का नुकसान होता है। और जो चाइना की जो सबसे बड़ी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने बोला है कि शिन जिनपिंग ने बोला है कि जो अन्य धान्य का जो नुकसान चाइना में होता है वो बहुत ही धक्कादायक है, वो बहुत ही निराशजनक है। यानी कि चाइना में अन्न धान्य कम है, इसके बावजूद लोग उसे बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं तो ये माना जाता है कि जो बड़े बड़े शहर है वहां पे रोज 15 से 20 टन इतना फूड लोग अपने प्लेट में छोड़ देते हैं, जो बर्बाद हो जाता है। तो ये इतना सारा एजुकेशन शुरू हुआ। चाइना का जो एक ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क है जिसे CGTN बोलते हैं, इसके अंदर भी फूड सिक्योरिटी के बारे में, अन्य धान्यों को बर्बाद कैसे ना किया जाए, इसके बारे में मुहिम लॉन्च की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उल्टी अभी खबर ये आ रही है कि चाइना के लोग हैं वो अभी भाग के जा रहे हैं वियतनाम के अंदर। आपको पता है कि वियतनाम और चाइना की बॉर्डर एक दूसरे को लगी हुई है। वियतनाम की इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इंडस्ट्री काफी चाइना के बाहर शिफ्ट हो रही है, वहां पे अन्न धान्य की कमी है, इसलिए काफी सारे चाइनीज ये वियतनाम में घुसना चाहते हैं और वहां पे जॉब करना चाहते हैं। वियतनाम और चाइना की जो बॉर्डर है वो माउंटेनस है, वहां पे थिक जंगल्स है, तो वहां पे किसी को रोकना इतना आसान नहीं है। और अभी ये न्यूज आई है कि काफी सारे चाइनीज जो वियतनाम के अंदर घुसने वाले थे, घुस रहे थे, उन वो पकड़े गए हैं। और ये भी खबर आई है कि चाइना ने अभी वियतनाम और चाइना बॉर्डर के ऊपर एक दीवार बनानी शुरू कर दी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नंबर 2। इसका उद्देश्य क्या है कि चाइनीज वॉल को क्रॉस करके वियतनाम में ना पूछे। हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान ने एक वॉल की एक कुंपण लगाया है बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ये हमारे देश में घुसे। इसके सिवाय अमेरिका ने मेक्सिकन बॉर्डर के ऊपर एक फेंस तैयार किया हुआ है, वो मेक्सिकन को वहां पे अंदर आने से रोकने के लिए। लेकिन कोई कंट्री अपने आदमियों को दूसरे देश में ना जाए इसलिए वॉल बनाता है, ये एक बहुत ही अचरज की बात है। तो उस देश में कितना बड़ा संकट होगा ये आपको समझ में आ सकता है। तो इसलिए जरूरी आज इसका इतिहास में एक ही एग्जाम्पल मिलता है
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी दो हिस्से में बांटा गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, तो दोनों के बीच में ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट के नीचे चला गया था, वेस्ट जर्मनी जो डेमोक्रेटिक था, तो ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी में ना घुसे, इसलिए वहां पे एक ग्रेट बर्लिन वॉल बनाई गई थी जो लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो शायद इसी का यही इस्तेमाल आज चाइना अपने लोगों के खिलाफ कर रहा है। आज चाइना में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यह है कि 150 दशलक्ष टन यानी 150 मिलियन टन इतना अनाज चाइना हर साल इंपोर्ट करती है। व्हीट है, राइस है, दालें है, पोर्क है, मांस है, नॉन वेज के आइटम्स है, ये सब दूर से लाती है। क्योंकि कारण क्या है कि चाइना का काफी सारा एरिया माउंटेनस है, तो वहां पे अनाज नहीं, वहां पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। डेजर्ट के एरिया के अंदर भी अन्न धान्य का निर्मित नहीं की जाती है। तिब्बत जैसा जो कोल्ड भाग है, वहां पे कोई भी चीज ग्रो नहीं की जा सकती है। तिब्बत के लिए सामान चाइना से भेजना पड़ता है। और जो चाइना का जो फर्टाइल एरिया था, वहां पे इस समय बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं। जैसे हमारे मराठवाड़ा में कुछ अतिवृष्टि के कारण खेती का काफी नुकसान हुआ है, तो उस प्रकार का नुकसान वहां पे हुआ है। और इतना ही नहीं, तो वहां पे तोड़ धाड़ यानी कि जो इंसेक्ट्स है, वो जो क्रॉप्स को खा जाते हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर उनका काफी नुकसान किया है। तो इसलिए अभी जो चाइनीज फार्मर्स है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन चाइनीज गवर्नमेंट को बेचने के बदले उसे उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे अनाज की कीमत चाइना से ऑलमोस्ट 17% से 20-22% इतनी बढ़ी हुई है। और इसके चाइना बहुत सामान बाहर से लाता है, और बाकी देशों के साथ झगड़ा होने के कारण कुछ देश उनको भेजना नहीं चाहते। कुछ लोग के साथ चाइना ने झगड़ा करके वो वैसे ही रोका हुआ है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को लेसन सिखाने के लिए जो चीजें, जो अन्न धान्य जो ऑस्ट्रेलिया से चाइना लाता था, वो चाइना ने रोका हुआ है, जिससे कुल्हाड़ी चाइना ने अपने पाँव पे ही मार ली है, क्योंकि उससे नुकसान चाइनीज लोगों का हो रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की जो एम्बिशन है इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। तो ये चाइना का जो फूड सिक्योरिटी है, ये बहुत ही बड़ा इशू है। और चाइना का जो मांसाहार है, या जो ये जो नॉन वेज है, इसमें भी बहुत सीरियस इश्यूज निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्वाइन फ्लू के कारण वो भी काफी कम हो गया है। तो ये चाइना की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके तुलना में हमारी फूड सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है, हमने ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, जो कि जिसका हमें बहुत ही प्राउड फीलिंग ये होना चाहिए। तो अभी मैं लास्ट 2 मिनट में मेरी बातचीत अभी रुकने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली के अंदर बिल्कुल पटाखे या क्रैकर्स का इस्तेमाल मत करो, जिससे कोरोना बढ़ सकता है। कोरोना पेशेंट को और तकलीफ हो सकती है, सीनियर सिटीजन। कुछ राज्यों ने तो उसको बैन भी किया है। तो मैं आशा करता हूं कि सब राज्य इसे बैन करेंगे, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से रहेगी। और दिवाली में, लास्ट दिवाली में चाइना ने 40,000 करोड़ का चीजें हमें बेच के बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया था। तो ये प्रॉफिट उन्हें इस समय नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं यहीं पे रुकता हूं। मैं आपको मैं आपसे प्रॉमिस ये मांगता हूं कि इस समय आप कोई भी चाइनीज चीज नहीं लेंगे। चाइनीज आकाश कंदील है, चाइनीज क्रैकर्स है, चाइनीज माला है, कोई भी चाइनीज अगर आपने कोई खरीदना है, तो बी इंडियन बाय इंडियन। तो यहीं पे मैं रुकता हूं, और कुछ सवाल है क्या ये देने की कोशिश करता हूं। मुझे कुछ सवाल नजर आ रहे हैं। प्रमोद गणेशन जी जय हिंद बोल रहे हैं, आपको भी जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे जरूर शेयर करिए, और जरूर उसको लाइक करिए, और इस स्टेट को फॉलो भी करिए। रूपाली देसाई जय हिंद बोल रही है, आपको भी जय हिंद। साक्षी अग्रवाल जय हिंद बोल रहे हैं, आपको भी जय हिंद। सावरकर जय हिंद बोल रहे हैं, आपको भी। धनंजय शिंदे जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद। अश्विनी कुमार प्रभाकर जय हिंद बोल रहे हैं, आपको भी जय हिंद। वराड़कर जी जय हिंद बोल रहे हैं। सचिन देशमुख जय हिंद बोल रहे हैं। आप सबको मिलके बड़ी खुशी हुई है, और मैं आशा करता हूं कि ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और
ताकि हम सब लोग जो है ये हमने एक इंफॉर्मेशन वॉरियर बनना चाहिए, हमने एक साइबर वॉरियर बनना चाहिए और देश के बारे में जो अच्छी खबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये अगर हम करते हैं तो अच्छी बात होगी, जिससे हमारे देश का फ़ायदा होगा और हमारी देश की सुरक्षा में हम एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमारी जो ड्यूटीज़ है वो आगे बढ़ाएँगे। यहीं पे मैं रुकता हूँ और आगे हम फिर अगले रविवार को मिलेंगे इसी समय। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।